सो हे, क्या आप भी रोज टाइम टेबल बनाते हैं और उसको फॉलो नहीं कर पाते हैं? आज इस नंबर पर मैसेज कीजिए और चूज करिए अपना मेंटर मेंटर्स कैफे से, जो आपको आपकी एंटायर जर्नी के लिए गाइड करेगा। पूरा बोलना है। मेरा नाम प्रज्ञा श्री है, आप प्रज्ञा बोल सकते हो। ओके, ठीक है। सो हे एवरीवन, माय सेल्फ सिद्धार्थ यादव, वेलकम टू शकुंतलास। आज हमारे साथ है एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट प्रज्ञा। सो प्रज्ञा, वेलकम टू शकुंतलास। थैंक यू सो मच। सो गाइज, आज प्रज्ञा हमें जो भी उनकी नीट की जर्नी रही है वो सारी चीज़ें अच्छे से डिटेल में शेयर करने वाली हैं। सो प्रज्ञा, बिल्कुल ब्रीफ इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट करना चाहूँगा मैं। थोड़ा सा अपने बारे में अपने स्टूडेंट्स को बताइए, जितने भी अभी प्रिपेयर कर रहे हैं, जो भी एस्पिरेंट्स हैं उनको। श्योर। सो मेरा नाम प्रज्ञा श्री है एंड आई एम अ सेकेंड ईयर ड्रॉपर। मैंने अपनी 10th और 12th अपने होम टाउन सहारनपुर उत्तर प्रदेश से ही कंप्लीट की है एंड आई वाज एवरेज स्टूडेंट एंड मैंने 2 ड्रॉप्स लिए हैं, एज यू ऑल नो। एंड इस साल नीट 2021 में मेरा स्कोर 649 है विद एन AIR 4202। ओके, ग्रेट। सो आपने बताया कि आप 2 साल के ड्रॉपर हैं। मैं बिल्कुल आपको इनिशियल लेवल से स्टार्ट करना चाहूँगा, 10th क्लास से। आप 10th क्लास में आपको कैसे पता चला कि ये मेरे को नीट करना है या फिर मेरे को डॉक्टर बनना है? एक्चुअली मुझे 10th में पता ही नहीं था। आई जस्ट चोज बायोलॉजी क्योंकि मुझसे एक तो बायो मुझे बहुत पसंद थी एंड सेकेंडली मुझे मैथ्स बिल्कुल पसंद नहीं थी। सो आई जस्ट वेंट विद द फ्लो। आई चोज बायोलॉजी एंड 11th एंड 12th मैंने एज अ नॉर्मल स्टूडेंट कंप्लीट किया, बोर्ड लेवल। कोई कोचिंग नहीं ली थी मैंने 11th 12th। अभी जो आपका स्कोर रहा है वो है 649। राइट। या सो इतना अच्छा स्कोर करके आपको कैसा फील हो रहा है? पेरेंट्स को कैसा फील हो रहा है? डेफिनेटली बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि 2 साल से इसी चीज़ के लिए मेहनत कर रहे थे एंड फाइनली इट्स डन। सो आई फील ग्रेट एंड मेरे पेरेंट्स भी बहुत खुश हैं एंड Okay. बस ये सेलिब्रेशन मूड ही था दिवाली के साथ साथ। या बट आई थिंक अब सब कुछ नॉर्मल हो रहा है कॉलेज की तैयारी। एक्साइटेड है आप अपने कॉलेज के लिए? डेफिनेटली आई एम सो एक्साइटेड क्योंकि जितनी भी वहाँ चीज़ें होने वाली हैं, लाइक व्हाटएवर आई एम गोना लर्न, आई हैव ऑलवेज ड्रीम्ड ऑफ डूइंग इट। इसके अलावा मेरे दिमाग में कुछ था ही नहीं कि मुझे MBBS ही करनी है। ओके, ग्रेट। सो आपने बताया कि आपको 12th क्लास तक पता नहीं था कि मीन्स नीट करना है, आप नॉर्मल बोर्ड स्टूडेंट की तरह प्रिपेयर कर रहे थे। हाँ। तो आपका बोर्ड एग्जाम हो गया, उसके बाद आपको कैसे मीन्स कि मेरे को नीट करना है, थोड़ा सा आप बताएंगे? आफ्टर माई बोर्ड एग्जाम, 12th बोर्ड एग्जाम, जब रिजल्ट आया तो एक्चुअली मेरे बायो में 100, फिजिक्स में 86 थे, मेरा पेपर छूट गया था एंड केमिस्ट्री में 97 नंबर थे। तो ये सब देख के मुझे लगा कि हाँ, मैं साइंस मतलब इस फील्ड में कुछ कर सकती हूँ एंड मार्क्स भी अच्छे आए थे, 95.2% थे। तो सोचा कि जब ये हो गया तो नीट भी हो जाएगा। तो बस इसी सोच को रखते हुए मैंने कोचिंग जाने का कोचिंग ज्वाइन करने की डिसाइड की कि कोई कोचिंग ज्वाइन करके प्रिपेयर करते हैं, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। ओके, सो आपने प्रिपरेशन अपना स्टार्ट कर दिया, बिल्कुल नए तरीके से आपने स्टार्ट किया। तो कुछ डिफिकल्टीज आती हैं हर स्टूडेंट को अपनी प्रिपरेशन में। तो आपने कौन कौन सी डिफिकल्टीज फेस किया? फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्योंकि मैं 12th के बाद पहली बार घर से बाहर गई थी। ज़्यादातर बच्चे 11th में ही चले जाते हैं कोचिंग के लिए, लेकिन मेरा वो फेज थोड़ा बाद में आया एंड फर्स्ट डिफिकल्टी तो मेरे लिए होम सिकनेस थी क्योंकि पहली बार घर से दूर, यू मिस योर फैमिली, मम्मी के हाथ का खाना एंड ऑल। बहुत डिफिकल्ट था 2-3 महीने तो एडजस्ट करना, बट आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम आदत हो जाती है। तो फर्स्ट डिफिकल्टी तो ये थी मेरी। दूसरी डिफिकल्टी ये थी कि 100 बच्चों की क्लास में आगे कैसे बैठा जाए। तो बस जाना था वहाँ और सब मतलब आपके पहुंचने से पहले वहाँ रेस लगी होती है कि भाई आप, क्योंकि पीछे बैठ के इतना दिखाई नहीं देता, समझ भी नहीं आता। तो सेकंड डिफिकल्टी ये थी कि मैं कभी इतनी भीड़ वाली क्लास में बैठी थी, तो थोड़ी नई नई चीजें हो रही थी मेरे साथ, बट ये धीरे धीरे करके एडजस्ट हो जाते हैं वहाँ पे। ओके, तो स्टार्टिंग में जब आपने अपना प्रिपेयर करना स्टार्ट किया तो कुछ टारगेट लेकर चले थे कि आप मेरे को इतना रैंक लेना है या फिर ये मेरे को कॉलेज लेना है? स्टार्टिंग में जब प्रिपेयर, हर बच्चे का ड्रीम कॉलेज तो एम्स दिल्ली होता है। तो जब स्टार्ट करते हैं तो कमरे में एक फोटो लगा लेते हैं एम्स की। वही मेरा भी था, लेकिन जब तैयारी शुरू हुई तो पता चला कि इतना भी आसान नहीं होने वाला है। तो थोड़ा उसके बाद नॉर्मल हो गए थे कि चलो अगर सीट ही मिल जाए तो बहुत हो जाएगा। ओके, सो सबसे ज़्यादा जो मेन प्रॉब्लम स्टूडेंट्स फेस करते हैं वो यही है कि क्लास 11th में वो स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी, तो बिल्कुल मोटिवेटेड रहते हैं कि यस मेरे को किस तरीके से प्रिपेयर करना है और कौन सा रैंक लेना है, सारी चीज़ें डिसाइड करके बैठ जाते हैं। लेकिन जैसे ही 12th क्लास के एंड में आते हैं वो सिर्फ सोचते हैं कि हम बोर्ड्स में हमको बहुत अच्छे मार्क्स मिल जाए या फिर मुश्किल से कोई सीट मिल जाए। तो ये सबसे मेजर प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स की। सो जितने भी एस्पिरेंट्स जो देख रहे हैं इस वीडियो को, मैं बताना चाहूँगा कि मेंटर्स कैफ़े पे आप एज अ मेंटी रजिस्टर कर सकते हैं, जहाँ पर आपको मेंटर्स मिलेंगे जो आपकी इन छोटी छोटी चीज़ों पर काम करते हैं और आपके अच्छे रिजल्ट्स और अच्छे रैंक में हेल्प करेंगे। सो डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक मिल जाएंगे, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। सो प्रज्ञा, मैं यहाँ पर एक चीज़ पूछना चाहूँगा आपसे कि फिजिक्स सब्जेक्ट है,
उसके अंदर सबसे ज़्यादा मेडिकल स्टूडेंट्स को बोला जाता है कि फिजिक्स में आप सबको प्रॉब्लम होती है, इतना मार्क्स नहीं मिल पाता है वहाँ पर सबसे ज़्यादा। कुछ एक ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बायोलॉजी में वो 360 आउट ऑफ 360 ले लेंगे, बट फिजिक्स में वो इतना मार्क्स बिल्कुल भी नहीं ले पाएंगे। तो फिजिक्स के लिए आपकी क्या स्ट्रेटेजी थी? एक्चुअली मेरे साथ भी सेम सीन था। मुझे लगा था कि अब बायो ले ली तो मैथ्स खत्म, लेकिन फिजिक्स अब शुरू होती है वहाँ, तो मतलब हमारे लिए तो वो बहुत बड़ा लेवल हो गया। बाकी जो मैथ्स वाले बच्चे उनके लिए तो भाई मैथमेटिक्स होती है। सो फिजिक्स का मेरे साथ ये था कि मुझे ना वहाँ पर जो टीचर थे वो जिस तरीके से पढ़ाते थे, आई डोंट नो सब बच्चों के साथ ये था कि नहीं, बट मेरे साथ पर्सनली ये था कि मुझे उनका पढ़ाया समझ नहीं आता था। ऐसा नहीं कि बिल्कुल समझ नहीं आता था, बट एक वो क्लैरिटी वाली बात होती थी, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गए, वो चीज़ नहीं हो पा रही थी मेरे साथ। तो आई यूज्ड यूट्यूब, बाकी फिर यूट्यूब पे चैनल्स देखे काफी सारे, एंड मैंने अलग सर से पढ़ना शुरू किया था। तो वहां से कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो रहे थे, लेकिन ये नहीं पता था कि क्वेश्चन कहाँ से प्रैक्टिस करने हैं, कितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, और उसके बाद डाउट्स कैसे सॉल्व करने हैं अपने। तो ये सब चीजें थी जिसने मेरे फर्स्ट ड्रॉप में फिजिक्स को एक डिफिकल्ट सब्जेक्ट बना दिया था। तो दीज वर द डिफिकल्टीज आई फेस्ड। ओके, तो आपने इन डिफिकल्टीज को ओवरकम कैसे किया? फर्स्ट ड्रॉप में तो डेफिनेटली नहीं कर पाई, तभी मेरे सिलेक्शन नहीं हुआ था। लेकिन हाँ, सेकंड ड्रॉप में जब मैंने अपने आप से पढ़ना शुरू किया था तो मुझे पता था इस बार मुझे क्वेश्चन प्रैक्टिस के ऊपर और अपने टेस्ट के ऊपर बहुत फोकस रखना है, क्योंकि एक तरह से कॉन्सेप्ट तो आपने क्लियर कर लिया, लेकिन जब तक आप उसे इम्प्लीमेंट नहीं करोगे क्वेश्चन सॉल्व करके, तब तक आपको वो एक तरह से लॉन्ग टर्म मेमोरी में नहीं बैठेगा, आप पढ़ोगे भूल जाओ। सो द प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करने हैं, वो भी डिफरेंट टाइप्स के, यानी कि एक ही टाइप का क्वेश्चन बहुत बार कर लिया। तो ऑल दीज थिंग्स आई थिंक ये चीज आपको बहुत हेल्प करती है उस चीज को ओवरकम करने में। ओके, सो दो मिस्टेक्स मेरे को ऐसे बताओ जो आपने मेजरली फेस की कि मेरे को शायद मैं ये गलतियां नहीं करती तो मेरा कुछ अच्छा रैंक होता है, फिर अच्छे मार्क्स होते हैं। फर्स्ट, नॉट फॉलोइंग एनसीईआरटी। मैंने क्योंकि कोचिंग में आपको इतना मटेरियल मिल जाता है, मॉड्यूल्स एवरीथिंग, कि आपको सब आप उसी में खो जाते हो, मतलब ये लर्न करना है, ये लर्न करना है, लेकिन आपको पता है एग्जाम में आपके एनसीईआरटी ही आई। सो व्हाई नॉट फोकस ऑन दैट स्टार्टिंग से? अगर मुझे पहले पता होता तो मैं शायद बेटर स्कोर कर पाती। एंड सेकेंड वन इज बीइंग डिस्ट्रैक्टेड, क्योंकि घर से दूर अब कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, और आपको पता है सारा शेड्यूल अपने हिसाब से बनाते हैं बच्चे। सो सोशल मीडिया एंड गोइंग आउट एंड एवरीथिंग, ये बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन होता है। सो अगर कोई बच्चा इसे बैलेंस कर पाए अपने शेड्यूल में, ऐसा नहीं है चीजों को खत्म कर देना, लेकिन इसके लिए टाइम अलॉट करना। सो दैट वाज द सेकंड मिस्टेक। ओके, सो एक इशू जो आप बता सकते हो कि जिसकी वजह से आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन नहीं हो पाया, वो कौन सा इशू बताना चाहेंगे आप? आई थिंक फर्स्ट टाइम लैक ऑफ प्रैक्टिस। आपने कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिए, लेकिन आपने उसको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस नहीं किया है, रिविजन नहीं किया है उनका, तो आपको वो ऑब्वियसली रिटेन नहीं होगा एग्जाम डे पे, तो आप उसे भूल जाओगे, तो फिर फायदा क्या हुआ पढ़ने का। ओके, सो आपका फर्स्ट अटेम्प्ट का रिजल्ट आया एंड आपने सोचा कि अच्छा मार्क्स नहीं है। कितना मार्क्स था आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में? 577। 577, ओके। एंड उसके बाद आपने डिसाइड किया कि चलिए दोबारा से एक बार ड्रॉप लेते हैं। सो एक डिसीजन को किस तरीके से आपने लिया अपने पेरेंट्स के साथ बैठ के कि हाँ मेरे को ड्रॉप करना चाहिए? क्योंकि बच्चे हैं वो एक एक साल को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं कि ये एक साल मैंने ऑलरेडी ड्रॉप कर लिया है, नेक्स्ट ईयर में ड्रॉप करो या ना करो, ये सबसे बड़ा उनके लिए डिसीजन हो जाता है। क्योंकि सेकंड टाइम यदि सिलेक्शन नहीं हो पाया तो एक बैकवर्ड लग जाता है कि हमारे ही फ्रेंड्स आगे पहुँच चुके हैं और हम बिल्कुल अभी फर्स्ट क्लास पे हैं। राइट, डेफिनेटली एक ड्रॉप लेना इज नॉट अ स्मॉल डिसीजन। बहुत बड़ा आपका लाइफ का एक साल देना किसी चीज के लिए, इट्स अ वेरी बिग थिंग। एंड मेरे साथ भी यही कंफ्यूजन था कि मुझे आगे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। सो आई थिंक ये मेरे लिए ना बहुत एज वाला डिसीजन था, क्योंकि मार्क्स ऐसे थे 577, लग रहा था कॉलेज मिल जाएगा, लेकिन कट ऑफ इन्फ्लेशन की वजह से कॉलेज नहीं मिला मुझे। तो मैंने सोचा भी था कि किसी और स्ट्रीम में चले जाते हैं, बहुत सारी स्ट्रीम्स होती हैं साइंस रिलेटेड, अलाइड साइंसेस, लेकिन एट द एंड जब मैं अपने पेरेंट्स से बात कर रही थी कि कौन सा ज्वाइन करें ना करें, तो कहीं ना कहीं मेरे मन में यही था कि जिस चीज के लिए मैंने ये सब शुरू किया था वो तो हुई नहीं। तो आई थिंक मेरे अंदर जो MBBS को लेकर के एक पैशन था कि नहीं मुझे वही करना है, उसके अलावा कुछ नहीं मैं सोच सकती। तो ये मेरे पेरेंट्स को भी समझ में आया कि इसके लिए यही ठीक रहेगा कि एक और ट्राई दे दे। एंड सबसे बड़ी बात थी कि मुझे लग रहा था कि अगर मैं एक और अटेम्प्ट दूंगी तो मेरा हो जाएगा, क्योंकि अपनी गलतियां समझ में जब आ जाती है ना तो आपको लगने लगता है कि हाँ आप कर सकते हो। तो मेरे साथ वही चीज हुई एंड फाइनली हमने डिसाइड किया कि ओके लेट्स गो फॉर अ सेकंड ड्रॉप एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस। ओके, सो आपका डिसीजन बिल्कुल अच्छा रहा और अभी आपको अच्छा सा रैंक मिला है, अच्छे से मार्क्स मिले हैं और डेफिनेटली बहुत बढ़िया कॉलेज आप जा रहे होंगे। सो अभी मेरे को बताएं कि आपने सेकंड ड्रॉप लिया, उसके बाद क्या स्ट्रेटेजीज थी और कौन सी चीज़ें आपने फॉलो करी जिससे आपका अच्छा मार्क्स मिला आपको? ओके, सो मेरे सेकंड ड्रॉप में मैंने पहले डिसाइड कर लिया था कि अब कोचिंग नहीं जाना कहीं पे भी। एक्चुअली मेरे होम टाउन में भी कोचिंग है, लेकिन मैंने डिसाइड किया कि घर पे रहकर पढ़ाई करते हैं, क्योंकि सब देख लिया कि कैसे क्या पैटर्न है।
सबसे बड़ी चीज़ थी कि एक टाइम टेबल बनाना। घर पे रह करके ये चीज़ थोड़ी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि आपको पता है घर पे इतने कंफर्ट जोन में रहते हैं बच्चे की, पढ़ना तो दूर ही वही हो गया, मुश्किल ही हो गया। तो सबसे बड़ी बात है कि मैंने अपने लिए एक टाइम टेबल बनाया, खुद के हिसाब से बनाया, जितना मैं पढ़ सकती थी। स्टार्टिंग में कम थे आवर्स, लेकिन जब आदत हो जाती है तो इंक्रीज होते गए अपने आप। सेकंड थिंग ये थी कि मैंने एक घर में सबको थोड़ी रिक्वेस्ट करी थी कि भाई मुझे रूम दे दो, छोटी सी स्पेस दे दो जहाँ पे बैठ के मैं पढ़ सकूँ, जहाँ कोई आए जाए नहीं, ताकि मुझे डिस्टर्ब ना हो। एंड फोर्थ थिंग कि एनसीईआरटी फॉलो करी, स्टार्टिंग से एनसीईआरटी फॉलो करी मैंने। इसके अलावा सेकंड ड्रॉप में शायद कोई किताब ही नहीं पढ़ी थी, एनसीईआरटी एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो दी वर द स्ट्रैटेजीज जो कि आई थिंक मेजर फैक्टर थी मेरे सेकंड ड्रॉप में कि मैं क्लियर कर पाई। ओके, सो यहाँ से कुछ चीज़ें सीखने को हमें मिलती हैं। फर्स्ट ईयर में प्रज्ञा ने एनसीईआरटी को फॉलो नहीं किया, उनका मार्क्स थोड़ा सा कम रह गया हम कह सकते हैं। यदि अप्रॉक्सीमेटली 600 प्लस होता तो शायद फर्स्ट अटैम्प्ट में ही इनको वो चीज़ मिल जाती है, कॉलेज में मिल जाता। बट इन्होंने अपना एनसीईआरटी फॉलो नहीं किया, उसकी वजह से इनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। और इन्होंने सेकंड ड्रॉप लिया, उसके बाद इन्होंने एनसीईआरटी भी फॉलो किया और अपना एक स्ट्रिक्ट शेड्यूल बनाया, जिससे कंसिस्टेंसी के साथ इन्होंने अपनी मेहनत करी और आज इतना अच्छा मार्क्स लिया। सो प्रज्ञा, ये चीज़ें हैं जो आपने खुद एनालाइज करी कि मैंने यस यहाँ पर गलती करी एंड उसके बाद मैंने इसको इम्प्रूव किया। सो वेरी गुड। सो प्रज्ञा, एस्पिरेंट्स में आप सभी को एक चीज़ बताना चाहूँगा कि मेंटर्स कैफे में भी हम हर बच्चे का एक पर्सनलाइज शेड्यूल बनाते हैं, जिसमें आप जो आपका मेंटर है वो आपसे इस चीज़ की शेड्यूल को फॉलो भी करवाता है। सो आप मेंटर्स कैफे को भी विजिट कर सकते हैं। सो यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको पूछना चाहूँगा प्रज्ञा कि आपकी मेंटेलिटी में कुछ चेंजेस आए हैं पिछले 10 दिनों में, जब से रिजल्ट आया है या फिर जब से आंसर की आई है? ऑफकोर्स पहले तो रिजल्ट से पहले ना एक चीज होती है कि हमें लगता है कि ये एग्जाम कितनी बड़ी चीज बना लेते हैं ना हमें अपने दिमाग में, कि अगर यही सब कुछ है, ये नहीं हुआ तो पता नहीं हम क्या करेंगे, लाइफ हमारी खत्म हो जाएगी। लेकिन मैं दोनों फेज से जा चुकी हूँ, मेरा एक बार सिलेक्शन नहीं हुआ था और एक बार हो गया है। तो दोनों फेज से जाने के बाद मुझे अब ये रियलाइज होता है कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि एग्जाम आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, लेकिन इट इज नॉट एवरीथिंग। तो एक स्ट्रेस फ्री तरीके से तैयारी करना ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब आप स्ट्रेस फ्री होते हो आप अपना बेस्ट परफॉर्म करते हो। So that is one thing जो मेरी मेंटालिटी में चेंज आया आफ्टर द नीट एग्जाम। ओके, और जब आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने बताया था कि मैंने कुछ सोशल मीडिया वाली चीज़ें हैं जहाँ से हम डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं, तो सेकंड अटेम्प्ट में उस सोशल मीडिया को आपने किस तरीके से मैनेज किया या फिर डिस्ट्रैक्शन को किस तरीके से मैनेज किया? फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरे सोशल मीडिया यूज करने का ना कोई लिमिट नहीं था। मतलब कभी भी जैसे पढ़ाई के बीच में देख लिया तो फोन खोल के देख लिया, एंड वो 5 मिनट कब 1 घंटा आधा घंटा कब बन जाता है पता नहीं चलता। यू कीप स्क्रोलिंग एंड थिंग्स कमिंग अप। बट सेकेंड टाइम में मैंने एक ट्रिक यूज की थी कि मैं अपने फोन में जब भी मुझे सोशल मीडिया खोलना होता था एक टाइमर लगा लेती थी पीछे, जैसे मुझे 5 मिनट यूज करना है, 10 मिनट यूज करना है फॉर रिफ्रेशमेंट। तो मैंने फोन में टाइमर लगा लिया 10 मिनट्स का, एंड मैं यूज कर रही हूँ। यूज करते हुए तो नहीं पता होता ना कितना टाइम हो गया, क्योंकि आप उस चीज में इन्वॉल्व हो जाते हो, आप इंटरेस्टेड हो जाते हो। बट जैसे वो टाइमर बजता था आई यूज टू क्लोज एवरीथिंग एंड गेट बैक टू माई स्टडी। अपने साथ एक पानी की बॉटल रखती थी, पानी पिया एंड वापस से पढ़ना स्टार्ट कर दिया। ओके, सो एक चीज़ यहाँ पे मैं एक और पूछना चाहूँगा कि क्या आपको लगा कि मेरी जर्नी में एक मेंटर की ज़रूरत होनी चाहिए? डेफिनेटली आई थॉट कि मुझे अगर ये चीज़ें, ये तो मैंने खुद से सीख ली, क्योंकि पर उसके लिए मुझे टाइम बहुत लग गया, 2 ड्रॉप्स लग गए। लेकिन अगर मुझे स्टार्टिंग से कोई ये चीज़ बताने वाला होता कि हाँ ये गलतियाँ होती हैं और इन्हें ऐसे ऐसे सही करना है, तो आई थिंक डेफिनेटली मेरी जर्नी थोड़ी ईजी होती। या एब्सोल्युटली। सो मेंटरशिप नेसेसरी क्यों है एस्पिरेंट्स के लिए? अपना एक्सपीरियंस आप एक बार शेयर करना चाहेंगे? राइट, सो जब मैं एलन गई थी फर्स्ट ऑफ ऑल, तो वहां पर आपको टेस्ट करना है पैटर्न, क्योंकि अब तक बोर्ड्स में कुछ और ही पैटर्न होता है, वहाँ याद कर लिया लिख दिया हो गया। लेकिन यहाँ पे सब कुछ समझना, उसकी एप्लीकेशंस एंड एवरीथिंग, ऊपर से अपना शेड्यूल बनाना, आपको किस तरह से आपका एटीट्यूड क्या होना चाहिए अपनी प्रेपरेशन को लेकर के। सो ये सब चीजें आप बिल्कुल जब बाहर जाते हो ना, आपको कोई बताने वाला नहीं होता, क्योंकि सब एक रैट रेस में लगे हुए हैं, वहाँ सभी आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, तो कोई क्यों किसी को बताकर उसकी हेल्प करेगा। डेफिनेटली फ्रेंड्स होते हैं, लेकिन वो भी एक लिमिटेड एरिया में ही रहते हैं। तो अगर कोई मेंटर है जो आपको सेल्फलेसली हेल्प कर सके, उसका कोई मतलब नहीं है आपसे, क्योंकि वो ऑलरेडी उस चीज से बाहर आ चुका है, उसके पास एक्सपीरियंस भी है। सो वो आपको आई थिंक बिल्कुल ऐसी एडवाइस देगा जो आप ही के फायदे की होगी। एब्सोल्युटली। सो सभी व्यूवर्स को मैं बताना चाहूँगा कि प्रज्ञा भी आप सभी लोगों को गाइड कर रही थी, जो भी आपकी प्रिपरेशन चल रही है, किस तरीके से आप प्रिपेयर कर रहे हैं, जो भी इन्होंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है, और इन्होंने 2 साल का ड्रॉप लिया और उससे सारी चीज़ें इन्होंने सीखी हैं, जो अपनी प्रिपरेशन में इन्होंने इंप्लीमेंट किया है, वो सारी चीज़ें आपको आपके साथ शेयर कर रही होंगी, बिल्कुल पर्सनली शेयर कर रही होंगी। सो प्रज्ञा, आप बताएंगे किस तरीके से आप स्टूडेंट्स की हेल्प करने वाले हैं? सो आई थिंक मैंने कोविड के टाइम रहकर अपनी नीट की तैयारी करी है, घर पे भी करी है, बाहर जाकर भी करी है, तो मुझे दोनों तरीके का एक्सपीरियंस है। कोई कोचिंग में अगर पढ़ रहा है या कोई घर से पढ़ना चाहता है, तो आई थिंक मैं एलिजिबल हूँ कि मैं दोनों को एडवाइस दे सकती हूँ। दोनों की गलतियां पता होती हैं, दोनों की स्ट्रेंथ पता होती है कि क्या क्या स्ट्रेंथ रहती है खुद से तैयारी करने में या फिर
कब जब आप कोचिंग जाते हो आपके पास क्या स्ट्रेंथ रहती है। आई थिंक आई एम एलिजिबल इनफ कि मैं बच्चों को अपना एक्सपीरियंस दे पाऊँ एंड उनकी कुछ हेल्प कर पाऊँ। एब्सोल्युटली। सो प्रज्ञा, काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके एंड जल्दी से आपकी काउंसलिंग वगैरह स्टार्ट हो और आप अपने कॉलेज आपको अलॉट हो और उसके बाद हम आपके कॉलेज में मिलते हैं जहाँ पर थोड़ा आपकी कॉलेज लाइफ के बारे में भी हम जानेंगे। डेफिनेटली 2 साल आपने वेट किया अपने कॉलेज का एंड आपको अपना ड्रीम कॉलेज मिल रहा होगा। सो प्रज्ञा, थैंक यू सो मच। सो मैं सभी एस्पिरेंट्स को एक चीज़ बताना चाहूँगा कि प्रज्ञा भी आप लोगों को गाइड कर रही है थ्रू यूट्यूब चैनल। उनका भी एक यूट्यूब चैनल है, डिस्क्रिप्शन के अंदर उनका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पर जाके चेक कर सकते हैं। उन्होंने अपना एक रिएक्शन वीडियो डाला हुआ है उनके नीट रिजल्ट के ऊपर। सो सबसे जो गूजबम्स वाला जो मोमेंट होता है वो वीडियो आप ज़रूर एक बार चेक करिए, लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। सो प्रज्ञा, थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर हैविंग मी। क्या आप भी IIT JEE और नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं? आज ही अपना एक मेंटर चूज करिए फ्रॉम टॉप मेडिकल एंड इंजीनियरिंग कॉलेजेस जैसे कि IIT दिल्ली हो गया, IIT बॉम्बे हो गया, एम्स दिल्ली हो गया, MEMC हो गया। इन टॉप कॉलेजेस से आप अपना मेंटर चूज करिए फ्रॉम मेंटर्स कैफे एट जस्ट 49।